नमस्कार साथियों, ये हमारा 6th लेक्चर है इस सीरीज़ में। हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक आर्टिकल था, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स लिंक्ड टू रिस्क ऑफ एल्कोहल एसोसिएटेड सिरोसिस। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इसलिए मैंने लिया है ये, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ भी सकते हैं। Alcohol use is the primary risk factor for alcohol-associated cirrhosis. However, many individuals who consume excessive alcohol do not develop cirrhosis. तो यहाँ ये कहना चाह रहा है, ये इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि, और हम लोग भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ देख रहे हैं कि सारे अल्कोहल पीने वालों को सिरोसिस नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही होता है। तो उसमें ये इन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की लगभग 2000 इंडिविजुअल्स पे, और ये देखा कि ऐसे पेशेंट्स में अल्कोहल एसोसिएटेड सिरोसिस के चांसेस ज़्यादा थे जिनके अंदर डायबिटीज़ है या फिर जिनका बॉडी मास इंडेक्स हाई है। तो ये दो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ है या फिर हाई बीएमआई है, वो पेशेंट यदि अल्कोहल इंटेक करते हैं तो ऐसे पेशेंट में अल्कोहल इंड्यूस सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन पेशेंट्स की बजाय जिनमें अल्कोहल ले रहे हैं लेकिन कोई डायबिटीज़ नहीं है और बीएमआई उनका नॉर्मल है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें देखी गई कि जो पेशेंट कॉफ़ी या चाय पी रहे थे उनके अंदर सिरोसिस डेवलपमेंट होने के चांसेस कम थे। ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अल्कोहल पीने वालों को आप ये भी बोलें कि आपको चाय कॉफ़ी भी साथ में पीनी है। देन सेकंड आपका आर्टिकल है बर्किट लिम्फोमा पे। ये इस आर्टिकल के अंदर कई बार ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास पे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोग्नोस्टिकेशंस के लिए आता है कि प्रोग्नोसिस किसका अच्छा है और किसका बुरा है, क्या क्राइटेरिया होते हैं अच्छे गुड प्रोग्नोसिस के और बैड प्रोग्नोसिस के। तो ये अभी नया एक जो इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स है बर्किट लिम्फोमा के लिए IPI, उसमें कुछ नए पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं। वो पैरामीटर्स क्या है वो हमें याद रखने हैं। एज मोर देन 40 ईयर्स, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस स्टेटस, एलिवेटेड सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH एंड CNS सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। यदि ये किसी बर्किट लिम्फोमा के पेशेंट्स में हैं पैरामीटर्स तो उसमें प्रोग्नोसिस पुअर है। एज मोर देन 40 ईयर्स, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस स्टेटस एंड एलिवेटेड LDH अलॉन्ग विथ CNS इन्वॉल्वमेंट। ये चारों इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर और पुअर प्रोग्नोसिस को शो करते हैं। तो यदि ऑप्शन में चारों में से 3 आते हैं आप उसको टिक करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये याद रखना आपको। देन वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़, इसके लिए नई गाइडलाइन डेवलप की गई है। अब तक जो गाइडलाइन थी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर का लेवल लेस देन 30 इंटरनेशनल यूनिट पर DL था, उनको हम वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ डायग्नोज करते थे। लेकिन अब नेशनल हीमोफीलिया फाउंडेशन और ऐश अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी ने गाइडलाइंस में चेंज किया है। पहले जिनका लेवल 30 to 50 के बीच में रहता था उनको ये लेबल करते थे लो VWF वाले पेशेंट, बट अभी ऐसे पेशेंट जिनके अंदर लेवल 30 to 50 है और साथ में ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो उनको आप VWD यानी वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ लेबल करेंगे। तो ये गाइडलाइन के अंदर उन्होंने चेंज किया है। जो लेस देन 30 है वो तो दैट इज़ डेफिनेट VWD यानी वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है यदि उसमें फैक्टर का लेवल लेस देन 30 है। लेकिन यदि किसी के अंदर फैक्टर का लेवल 30 to 50 अलॉन्ग विद ब्लीडिंग हिस्ट्री है तो भी उसको आप VWD कंसिडर करेंगे। देन ये आर्टिकल अगेन एक कोविड-19 के बारे में। व्हाट आर द चांसेस ऑफ इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन इन कोविड-19। मोस्ट केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में इंडिया से ही देखने को मिले थे, और इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि सेकेंडरी इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन शुड बी सस्पेक्टेड इन पेशेंट्स विद दीज रिस्क फैक्टर्स, जिनमें कोविड-19 हुआ है, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किया गया है या पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस है। और कब सस्पेक्ट करना चाहिए आपको? हु डेवलप साइनस कंजेशन, ब्लैकिश और डिस्कलर्ड नेजल डिस्चार्ज, फेशियल और ऑक्यूलर पेन और विजुअल सिम्टम्स। यदि ये 4 पैरामीटर 4 क्राइटेरिया आपको मिल रहे हैं तो आपको देखना है इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन के लिए, उसको डायग्नोज करना है, इवेल्युएट करना है। देन एक आर्टिकल है रेक्टल क्लेमाइडिया के लिए। देयर आर 2 ड्रग्स, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। दोनों को अब तक हम फर्स्ट लाइन ड्रग मानते हैं, बट ये एक जस्ट ट्रायल की गई थी कि दोनों में से कौन सी बेटर है, तो डॉक्सीसाइक्लिन इज मोर बेटर देन एजिथ्रोमाइसिन एज एन एंटी क्लेमाइडियल एजेंट। बाकी दोनों फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो आपको याद रखना डॉक्सीसाइक्लिन इज मोर बेटर देन एजिथ्रोमाइसिन।
देन एक ये क्रोनिक इंसोम्निया पे आर्टिकल था। क्रोनिक इंसोम्निया के अंदर हम लोग ड्रग थेरेपी भी यूज़ करते हैं और अब इसमें मल्टी कंपोनेंट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को भी इंक्लूड किया गया है। तो CBTI यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। और ये माना गया है कि क्रोनिक इंसोम्निया यदि किसी को है तो हमें सबसे पहले उसको CBT देना चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देनी चाहिए, उसके बाद में हमें ड्रग थेरेपी देनी चाहिए। फर्स्ट लाइन थेरेपी इज CBT। तो यदि ऑप्शन में ये आ जाता है कि थेरेपी फॉर क्रोनिक इंसोम्निया इज़, फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर क्रोनिक इंसोम्निया इज़, और उसमें एक ऑप्शन CBT होता है, तो CBT इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी। ये आपको याद रखना है। देन यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स फॉर कॉन्स्टिपेशन इन पार्किंसन डिजीज़। इसमें पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली कॉन्स्टिपेशन रहता है। उसके 2 मेन पैथोफिजियोलॉजी होती है उनकी, या तो उनमें ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन होता है और साथ में उनका जो कोलोनिक ट्रांजिट टाइम है वो भी स्लो होता है। तो स्लो कोलोनिक ट्रांजिट टाइम और ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन की वजह से पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो उसमें प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। मल्टी स्ट्रेन प्रोबायोटिक कैप्सूल आपको 4 सप्ताह तक यानी 1 महीने तक उनको देना है, और अलॉन्ग विद बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस एंड बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव के साथ में, तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स कैन बी डन इन कॉन्स्टिपेशन इन पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स। ये TIA पे एक अगेन एक आर्टिकल था, ये मैंने डाल दिया। जस्ट इसमें एक सिंगल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ। एनी टाइप ऑफ TIA जो मैं पहले बता चुका हूँ, एटिपिकल और टिपिकल TIA, विद इन 24 आवर आपका इवेल्युएशन TIA में पूरा हो जाना चाहिए विद न्यूरो इमेजिंग एंड ऑल बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि TIA के बाद में चांसेस फर्स्ट सबसे हाईएस्ट जो रिस्क होता है स्ट्रोक का, इस्चेमिक स्ट्रोक का TIA के बाद में, वो फर्स्ट फ्यू डेज़ में ही होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि 24 आवर के अंदर आप इसको ट्रीट कर लें, मतलब पूरा इवेल्युएट कर लें, कोई डिले नहीं करना है। देन अल्नर न्यूरोपैथी एट एल्बो। अल्नर न्यूरोपैथी जो होती है एल्बो पे, उसके 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। ओपन सर्जिकल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं या फिर उस अल्नर नर्व का ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं क्यूबाइटल टनल के अंदर। तो ये आर्टिकल इसलिए पब्लिश किया गया था, इसमें ये देखा गया कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेटर है, ओपन सर्जिकल डिकम्प्रेशन या फिर नर्व ट्रांसपोजिशन एट क्यूबाइटल टनल। तो ओपन डिकम्प्रेशन इज मोर बेटर देन नर्व ट्रांसपोजिशन। फिर एक आर्टिकल था ये टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी पे, TKA या TKR पे, टोटल नी रिप्लेसमेंट पे। यूजुअली हम लोग यहाँ अभी तक ये मानते हैं कि जिन पेशेंट का BMI 40 या 40 से ज़्यादा है उनके अंदर TKR का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो फेल हो जाता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले उन्हें वेट रिडक्शन की सलाह दी जाती है और उसके बाद में TKR के लिए आने के लिए बोला जाता है। बट ये देखा गया है कि जिन 40 या 40 से ऊपर के BMI के पेशेंट में TKR किया गया उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होती है और वो वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनसे उनको वेट रिडक्शन में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल देयर इज़ ए बेनिफिट, तो आप करना चाहिए। जो मतलब 40 या 40 से ऊपर के उनमें भी TKR कर सकते हैं। देन ये एक आर्टिकल है, जो पेशेंट जिनके अंदर हिस्टेक्टमी की जाती है, तो हिस्टेक्टमी के साथ में आपको उनको बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी की सलाह देनी है या नहीं देनी है। हिस्टेक्टमी करने के बाद में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए यदि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हिस्टेक्टमी की जा रही है, जिनमें BSO किया गया, साथ में बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी की गई, इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें एज के 2 ग्रुप हैं, लेस देन 60 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर। 60 साल से कम के लोगों में जब हिस्टेक्टोमी की जाती है तो हमें उनको काउंसलिंग करनी है कि आपको साथ में बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी करवानी चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। 60 साल से ऊपर के में कोई मतलब नहीं है। तो बस ये आर्टिकल इसी चीज़ के लिए था कि हिस्टेक्टोमी के साथ साथ में BSO की जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें उनको ये और बतानी है कि यदि हमने एस्ट्रोजन थेरेपी से रिप्लेसमेंट नहीं किया आफ्टर बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी, तो ऑल कॉज मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हिस्टेक्टोमी के साथ में BSO की सलाह देनी है, लेकिन साथ में एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट भी करना है। फिर एक आर्टिकल था, ये यूजुअली जब लेबर इंडक्शन किया जाता है तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है। उसमें 2 रेजिम चलते हैं, एक हाई डोज ऑक्सीटोसिन होता है और एक लो डोज ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये दोनों के लिए हेड टू हेड ट्रायल था कि कौन सा बेटर होता है, लेकिन ये देखा गया कि हाई डोज ऑक्सीटोसिन
यूज़ करने पे इंडक्शन के लिए एक तो लेबर का ड्यूरेशन कम हो जाता है, एक कोरियो एमनियोनाइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ में अम्लाइकल आर्टरी एसिडीमिया के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के हाई डोज ऑक्सीटोसिन इज़ बेटर, क्योंकि उसमें लेबर का ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया, कोरियो एमनियोनाइटिस के चांसेस कम हो गए और अम्लाइकल आर्टरी एसिडीमिया के चांसेस कम हो गए। देन एक आर्टिकल था ये, जो भी पीपीएच के पेशेंट होते हैं, अभी इस बार INI-CET में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये, इसमें ऑप्शंस भी थे कई अच्छे, कि पोस्ट पार्टम हेमरेज को प्रिवेंशन के लिए पोस्ट पार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट के लिए ट्रेनेक्सेमिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो क्या हम पीपीएच को प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग ट्रेनेक्सेमिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं? अब तक हम लोग क्या करते हैं, जो पीपीएच है उसके प्रिवेंशन के लिए यूट्रोटॉनिक ड्रग्स प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, या तो ऑक्सीटोसिन देते हैं, कार्बिटोसिन देते हैं, हमारे यहाँ पे ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है। साथ में यदि ट्रेनेक्सेमिक एसिड दिया जाता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बस इन्होंने यही रिकमेंड किया है कि आपको यूट्रोटॉनिक ड्रग्स के साथ में ट्रेनेक्सेमिक एसिड भी देना चाहिए। देन आर्टिकल था आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए होता है। वो लोग कंसेंट देते हैं कि हमारा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन कर दिया जाए जस्ट आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। तो इसमें आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, कई ऑप्शन होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं, ट्यूबल लाइगेशन यूज़ करते हैं, और उसके जो मेथड्स होते हैं उन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं फिर बता देता हूँ आपको। पोमेरोय मेथड होता है, पार्कलैंड टेक्निक होती है, फिल्शी क्लिप होती है, या फिर आप उसका बायलेटरल कंप्लीट साल्पिंजेक्टमी कर सकते हैं। तो यही था इसमें, ये इन्होंने कंपैरिजन किया कि बायलेटरल कंप्लीट साल्पिंजेक्टमी ज़्यादा बेटर रहती है, ट्यूबल लाइगेशन ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये देखा गया कि जो बेस्ट इज़ कंप्लीट साल्पिंजेक्टमी कर दो, कंप्लीट साल्पिंजेक्टमी, बायलेटरल कंप्लीट साल्पिंजेक्टमी कर सकते हैं। उसके लिए जो हम लोग बाइपोलर इलेक्ट्रोकॉर्टरी या सूचर लाइगेशन यूज़ करते हैं, और दैट इज़ मोर बेटर जिनको इमीडिएट परमानेंट पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए होता है। बट इसमें क्योंकि इसमें ऐसा कोई रिस्क या कॉम्प्लिकेशन रेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है, बट ऐसा नहीं है इसमें। यानी कि ये कंपैरिजन किया गया था डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग वर्सेस कॉर्ड मिल्किंग के अंदर इन प्री टर्म इन्फेंट्स। बड़ा अच्छा आर्टिकल था, इसलिए बता देता हूँ आपको। इसके अंदर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है, ये भी INI-CET के अंदर एक ऑप्शन में था। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग जो है, इट फैसिलिटेट्स द फिजियोलॉजिक ट्रांजिशन फ्रॉम फीटल टू न्यूबॉर्न लाइफ, पर्टिकुलरली इन प्री टर्म इन्फेंट्स, जिससे और ज़्यादा जो अपना जो भी ब्लड है, मैक्सिमम जो पार्ट है वो चला जाए, इसलिए डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है। कॉर्ड मिल्किंग एक अलग एक साथ में अल्टरनेटिव प्रोसीजर होता है, जिसमें मिल्किंग करके जो रिमेनिंग ब्लड है उसको भी हम फीटस के अंदर भेजते हैं। बट ऐसा देखा गया कि चाहे DCG डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं या कॉर्ड मिल्किंग करते हैं, तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, बच्चों के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले ये था कि कॉर्ड मिल्किंग से ज़्यादा बढ़ते हैं और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से कम होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिले हैं। बट अभी इस पर और ट्रायल होना बाकी है, बट फिर भी अभी भी हम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग को ही प्रेफर करेंगे कॉर्ड मिल्किंग के ऊपर। और इनका जो रिस्क होता है मैंने बता दिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है। देन प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एट हाई रिस्क फॉर स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट मिड ट्राइमेस्टर सर्वाइकल लेंथ। देखिए डायरेक्ट INI-CET के अंदर क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था यूट्रो सर्वाइकल लेंथ पूछी गई थी, व्हाट इज़ द नॉर्मल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। वो इस आर्टिकल की वजह से ही पूछी गई थी कि यूट्रो सर्वाइकल लेंथ नॉर्मली कितनी होती है। जो शॉर्ट मिड ट्राइमेस्टर सर्वाइकल लेंथ की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं प्री टर्म बर्थ में। उसको हम वेजाइनल रूट से भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रामस्कुलरली भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन यूज़ कर सकते हैं या इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोइट यूज़ कर सकते हैं 17-OH-PC। तो आपको ऐसे पेशेंट जिनके अंदर शॉर्ट सर्विक्स है उनके अंदर तो वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन यूज़ करना है, एंड अदरवाइज जो बाकी प्री टर्म बर्थ वाली जो फीमेल्स हैं उनके अंदर आपको इंट्रामस्कुलर यूज़ करना है।
देन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए एक आर्टिकल था। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो हम डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए हमारे पास में 2 तरह के मेथड्स होते हैं, 1 स्टेप OGTT टेस्ट एंड 2 स्टेप OGTT टेस्ट। जो 1 स्टेप टेस्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 आवर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज हम लोग देते हैं, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और आफ्टर 2 आवर हम शुगर चेक करते हैं। उसके क्राइटेरियाज है वो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाने, एक क्वेश्चन GDM पे आपके पास पक्का से आने वाला है। और जो 2 स्टेप है उसके अंदर हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज पिलाकर, यदि वो उसमें हायर लेवल्स आते हैं, हमारी थ्रेशोल्ड से ऊपर आती है शुगर, तो फिर हम उसका एक 3 आवर का 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, यानी 100 ग्राम पिला के और उसके 3 घंटे बाद में हम शुगर्स चेक करते हैं। ये 2 स्टेप टेस्ट होता है और 1 स्टेप टेस्ट में हम डायरेक्ट 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज पिलाते हैं और 2 घंटे बाद चेक कर लेते हैं। तो दोनों ही बेटर हैं, दोनों में सच कोई अंतर नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी आप कोई सा भी कर सकते हैं। वैसे मोर जो सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है दैट इज़ 2 स्टेप टेस्ट, तो इन्होंने यही रिकमेंड किया है कि 2 स्टेप टेस्ट को आप फॉलो करो, बाकी अदरवाइज दोनों आप कर सकते हैं। एक ये था कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रोफाइल्स इन प्रेग्नेंट पीपल एंड एडोलेसेंट ऑफस्प्रिंग। एक्चुअली ये देखा गया है कि यदि जो मदर है बच्चे की, उसके अंदर उसका पुअर कार्डियोवैस्कुलर प्रोफाइल है, तो उसके बच्चे में या ऑफस्प्रिंग के अंदर भी कार्डियोवैस्कुलर जो उसकी हेल्थ है वो पुअर होती है, यही देखा गया है। इसलिए इसमें ये रिकमेंड किया गया है, जैसे पुअरर मैटरनल कार्डियोवैस्कुलर मैट्रिक्स हैं, सपोज बॉडी मास इंडेक्स मदर का ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, स्मोकिंग करती है मदर, तो ये सब पैरामीटर्स वाली मदर हैं, तो उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पुअर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए यदि आप मैटरनल कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स को हेल्थ को इम्प्रूव करते हो तो बच्चों के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस ऑफ एडवर्स एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी कि इन यूट्रो आपके जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन जेनेटिक्स, वो जो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं वो बच जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया, इसको जरूर से पढ़ लेना। फीटल एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अभी तक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस को, IUGR को, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस को डायग्नोस करने के लिए सिंगल क्राइटेरिया काम में लिया जा रहा था, फीटल वेट। दैट इज इफ फीटल वेट इज लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर गेस्टेशनल एज, तो उसको हम IUGR कंसिडर करते थे। लेकिन अभी ये नया पैरामीटर फीटल एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, इफ इट इज़ ऑल्सो लेस देन 10th परसेंटाइल, देन वी कैन से द पेशेंट इज हैविंग IUGR। मतलब अब 2 क्राइटेरिया आपके पास में हो गए हैं, फीटल वेट लेस देन 10th परसेंटाइल एंड एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस लेस देन 10th परसेंटाइल। तो ये आपको याद रखना है, नया क्राइटेरिया इज फीटल एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, वैल्यू दोनों की सेम है, लेस देन 10th परसेंटाइल। देन ये पेरीनेटल डिप्रेशन के लिए पोस्टपार्टम, ऑल प्रेग्नेंट एंड पोस्टपार्टम वीमेन के अंदर डिप्रेशन होता है, पोस्टपार्टम ब्लूज का कंसेप्ट होता है, वो आप पढ़ लेना। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स और पोस्टपार्टम वीमेन के अंदर स्क्रीनिंग करने के लिए, पेरीनेटल डिप्रेशन को स्क्रीनिंग करने के लिए जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, सेल्फ रिपोर्टेड 10 आइटम एडिनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल होता है। बस ये नाम याद रख लो, यदि आ जाता ऑप्शन में तो टिक कर देना। सेल्फ रिपोर्टेड 10 आइटम एडिनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल होता है। इसको भरने में फॉर्म को केवल 5 मिनट से भी कम का समय लगता है और इसका कट ऑफ स्कोर 11 होता है और मेजर डिप्रेशन को आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो। देन वेपिंग एंड रेडीनेस टू क्विट अमोंग एडोलेसेंट। वेपिंग क्या होती है, जस्ट मैंने इसीलिए आर्टिकल लिया था एक छोटा सा। वेपिंग जो आजकल जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो आपकी USA, UK सब जगह, हमारे इंडिया में भी ई सिगरेट का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ई सिगरेट्स पीते हैं बहुत सारे लोग क्विट करने के लिए स्मोकिंग को, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो ई सिगरेट पीने के बाद में वेपिंग हो रही है उनके अंदर, इसको वेपिंग बोलते हैं, और उनके अंदर ई सिगरेट का भी एडिक्शन हो रहा है और फिर वो निकोटिन डिपेंडेंट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वापस वो स्मोकिंग पे चले जाते हैं। तो अभी बस यही कंसेप्ट चल रहा है कि ई सिगरेट वाला भी पार्ट जो है हटाया जाए और इसके लिए कोई नई चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए सब बच्चों को। देन ये आर्टिकल था ADHD पे। एक क्वेश्चन आपके पास में ADHD पे आने वाला है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर ADHD होता है। इसके लिए जो ड्रग्स हैं उसमें स्पेसिफिकली ड्रग आपके पास में मिथाइल फेनिडेट, जो कि एक स्टिमुलेंट ड्रग है, और
इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें स्टडी की गई थी कि मिथाइलफेनिडेट के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं या अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट गुआनफेसिन के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो मिथाइलफेनिडेट ज़्यादा अच्छी है, गुआनफेसिन ज़्यादा अच्छी है, यही रिजल्ट इसमें देखने को दिए गए। तो इस आर्टिकल में ये देखने में आया है कि मिथाइलफेनिडेट के रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर होते हैं, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, जिनमें मूडीनेस, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया एंड डिफ़िकल्टी स्लीपिंग ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। जबकि अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का केवल सिंगल साइड इफेक्ट देखने को मिला, डे टाइम स्लीपीनेस। इसके अलावा और कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो अभी इस पर और रिजल्ट आना बाकी है, बट आपको याद रखना है कि देर आर 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस वी हैव फॉर ADHD, दैट इज मिथाइलफेनिडेट एंड गुआनफेसिन। देन एक आर्टिकल था ये अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस के लिए। अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस के लिए क्या सर्जरी जरूरी है या केवल एंटीबायोटिक्स दे के ही काम चल जाएगा? तो अब तक ये माना जाता है कि उसमें एंटीबायोटिक्स से भी काम चल जाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस में भी सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि ये देखने में आया है कि वो रिकरेंस होने के चांसेस रहते हैं और इवन कई बार उस अपेंडिक्स के अंदर नियोप्लाज्म मिल जाता है। तो यदि पेशेंट आपके पास में आ रहा है अपेंडिसाइटिस का, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप इंटरवेल अपेंडिसेक्टमी करें, बट आपको अपेंडिसेक्टमी करनी चाहिए। जो थेरेपी दी गई थी ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी, उसमें उन्होंने ये ट्रायल किया कि क्या केवल मॉक्सिफ्लोक्सासिन, ओरल मॉक्सिफ्लोक्सासिन 7 दिन देने पे ही ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर साथ में इंट्रावीनस अर्टापिनाम और ओरल लीवोफ्लोक्सासिन, यानी इंट्रावीनस अर्टापिनाम फॉर 2 डेज एंड देन ओरल लीवोफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजल थेरेपी फॉर 5 डेज देना चाहिए। तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। ओरल मॉक्सिफ्लोक्सासिन फॉर 7 डेज भी आप दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बेटर इंट्रावीनस वाला ऑब्वियसली रहता है। देन ये कि सैम्स पे क्वेश्चन था, जो मैलिग्नेंट गैस्ट्रोड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, मैलिग्नेंट गैस्ट्रोड्यूडिनल लेवल पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको पैलिएटिव मेजर के रूप में हम लोग सैम्स का प्लेसमेंट करते हैं, यानी सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटल स्टेंट डालते हैं। तो ये जो ट्रायल थी, ये जो आर्टिकल था, ये था कि जो सैम्स होते हैं वो 2 तरह के आते हैं, एक कवर्ड सैम्स आते हैं और एक अनकवर्ड सैम्स आते हैं। तो विच वन इज़ बेटर? तो कवर्ड सैम्स के साथ में ये देखा गया कि उनमें परफोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कवर्ड सैम्स के साथ में, इसलिए अनकवर्ड सैम्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। क्योंकि अनकवर्ड सैम्स के साथ में एक कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही थी कि उसमें ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता था, ट्यूमर इन ग्रोथ हो जाती थी और सैम्स डालने के बाद भी वापस रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस रहते थे, बट उसको फिर आप एंडोस्कोपिकली ही मैनेज कर पाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अनकवर्ड सैम्स ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कवर्ड सैम्स के साथ में परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन एक आपके पास में ये है ईसोफेजल मोटिलिटी डिसऑर्डर के लिए। ये आर्टिकल मैंने केवल इसीलिए लिया है आपको ये बताने के लिए कि ईसोफेजल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक्लेजिया कार्डिया है आपके पास में, नट क्रैकर ईसोफेगस है। इन ईसोफेजल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन काम में लेते हैं? दैट इज़ शिकागो क्लासिफिकेशन काम में लेते हैं। तो उसको अभी अपडेट किया गया है और उसका वर्जन 4 अभी लॉन्च किया गया है। और उसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो लोग, उसमें जो पैरामीटर है उनका, दैट इज़ हाई रिजोल्यूशन मैनोमेट्री। हाई रिजोल्यूशन मैनोमेट्री करके मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर उसको वो क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू शिकागो क्लासिफिकेशन। उसका वर्जन 4 अभी लॉन्च हुआ है, बस ये याद रखना आपको। विल्सन डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। दूसरा नाम विल्सन डिजीज़ का आपको पता है, हिपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन। और इसके अंदर जो जीन है, जो स्पेसिफिक पेप्टाइड है, दैट इज़ ATP7B पेप्टाइड। और जो विल्सन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इनमें 92% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर ATP7B जो पेप्टाइड है, एक या दोनों पेप्टाइड का लेवल कम मिलता है, टिपिकली लो मिलता है। दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिजीज़, और ये सेंसिटिव भी है और स्पेसिफिक भी है। देन हिपेटिक एंसेफेलोपैथी का रिस्क, इट रिलेटेड टू ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। जो भी पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, उनका एक पैलिएटिव मेजर है, उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके पास में टिप्स, यानी ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। तो जब किसी भी पेशेंट्स को आप टिप्स करते हैं पोस्ट सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर, सिरोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, तो उनके अंदर हिपेटिक एंसेफेलोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको रिफॉक्सिमिन का प्रोफाइलेक्सिस देना जरूरी है। जब आप पोस्ट टिप्स के पेशेंट में रिफॉक्सिमिन देते हैं, प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, तो हिपेटिक एंसेफेलोपैथी के चांसेस कम हो जाते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर एक ये आर्टिकल था, ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट
जिनमें जो लीवर है वो कैडेवरिक डोनर से लिया गया है। कैडेवरिक डोनर मतलब डोनर्स आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ, DCD, ये आपको वर्ड याद रखना है, डोनर्स आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ। इनसे जो लीवर लिया गया था, उन लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसप्लांट इस्चेमिक कोलिंजियोपैथी के होने के चांसेस काफ़ी देखे गए। ये वर्ड याद रखना, पोस्ट ट्रांसप्लांट इस्चेमिक कोलिंजियोपैथी होने के चांसेस देखे गए। तो अभी तक उनको कोल्ड स्टोरेज करके, कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज करके लीवर्स को और फिर ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, लेकिन अब जब साथ में उनके हाइपोथर्मिक मशीन परफ्यूजन भी यूज़ किया गया, यानी कम टेम्परेचर पे उन मशीन परफ्यूजन यूज़ किया गया कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज के साथ में, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट के बाद में इस्चेमिक कोलिंजियोपैथी के चांसेस कम देखे गए। यानी इस्चेमिक कोलिंजियोपैथी में क्या हो जाता है, नॉन एनास्टोमोटिक बिलियरी स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं ऐसे लीवर जो कि सर्कुलेटरी डेथ वाले डोनर से, आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ वाले डोनर से लिए गए थे, तो उनमें नॉन एनास्टोमेटिक बिलियरी स्ट्रक्चर्स होने के चांसेस रहते थे। लेकिन जब उनमें साथ में कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज के हाइपोथर्मिक मशीन परफ्यूजन यूज़ किया गया तो वो बिलियरी स्ट्रक्चर होने के चांसेस कम हो गए। रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। देन सेमाग्लूटाइड पे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इंडिया में लॉन्च होने वाली है और कोई अच्छी नोडिस्क शायद लॉन्च कर रही है। अभी तक हमने ओबेसिटी में इसका अप्रूवल मिला हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इसका अप्रूवल मिला हुआ है। अब इसको अप्रूवल दे दिया गया है नॉन एल्कोहल एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस, NASH जिसको हम बोलते हैं, नॉन एल्कोहल एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, अब तक हमारे पास में उसमें बड़ी एम्पिरिकल सी थेरेपीज़ हैं हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट कोई थेरेपी नहीं है। लेकिन जब उन पेशेंट्स में सेमाग्लूटाइड यूज़ किया गया, इवन वेरी लो डोज में यूज़ किया गया, जो हमारे ओबेसिटी के अंदर डोज थी दैट वाज 2.4 मिलीग्राम पर डे सबक्यूटेनियसली, जबकि यहाँ पे 0.4 मिलीग्राम डोज में यूज़ किया गया, तो बहुत अच्छा हिस्टोलॉजिक रिजोल्यूशन देखा गया NASH का। 59% पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। तो बहुत ही अच्छा इसका जो है यूज़ हुआ है NASH के अंदर। तो सेमाग्लूटाइड इज़ ए वेरी गुड ड्रग फॉर NASH और अब जल्दी ही लॉन्च होने वाली है और इट्स ए न्यू ड्रग। तो सेमाग्लूटाइड के बारे में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सेमाग्लूटाइड। तो एक ओबेसिटी हो गया, एक आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया और एक आपका NASH हो गया, और फिर ऑप्शन में आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको याद रखना है। ये एक आर्टिकल था डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के पेशेंट्स के लिए। यूजुअली जब भी हम डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के पेशेंट हमारे पास में आते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग एल्बुमिन के इन्फ्यूजन्स यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक इंडिकेशंस तो हैं ही, जैसे पेशेंट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस लेके आया है या फिर स्पेसिफिकली लो सीरम एल्बुमिन लेके आया है, तो उसमें आप एल्बुमिन इन्फ्यूजन दे सकते हो। बट अब यदि आप इनएडवर्टेंटली इसको यूज़ करते हो, यानी ऐसे डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के पेशेंट जिसमें कोई इंडिकेशन नहीं है एल्बुमिन देने का और 3 से ज़्यादा उसका एल्बुमिन का लेवल चल रहा है, तो फिर भी आप यदि एल्बुमिन का इन्फ्यूज़न करते हो तो ऐसे पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस इस आर्टिकल में यही बताया गया है। देन ट्रांसग्लूटामिनेज 2 इनिबिटर फॉर सीलियक डिजीज। अभी तक हमारे पास में सीलियक डिजीज के लिए केवल और केवल डाइटरी मॉडिफिकेशन की थेरेपी है। हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट उनको सीलियक डिजीज के पेशेंट जो डायग्नोज्ड हुए हैं उनको ग्लूटेन फ्री डाइट बताते हैं और वो पूरी लाइफ लॉन्ग उस ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हैं। अब इसके लिए एक नई ड्रग डेवलपमेंट, ओरल ड्रग डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो वही मैं बताने के लिए आर्टिकल मैंने लिया है। सेलेक्टिव ओरल ट्रांसग्लूटामिनेज 2 इनिबिटर जो है वो इसके लिए डेवलप की जा रही है, और ये देखा गया है कि इसके बाद में ग्लूटेन इंड्यूस्ड ड्यूओडेनल म्यूकोसल डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये नई ड्रग आने वाली है, बस आपको इसका नाम याद रखना है, ट्रांसग्लूटामिनेज 2 इनिबिटर होगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नाम तो अभी तक नहीं आया है, बट ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, याद रखना है। देन रिस्क ऑफ लेट पोस्ट ऑपरेटिव रिकरेंस ऑफ क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज के ट्रीटमेंट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलियोसिकल रिसेक्शन का, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इलियोसिकल रिसेक्शन किया जाता है क्रोन्स डिजीज के पेशेंट्स के अंदर। तो पहले ये माना जा रहा था कि इसमें रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं या लेट होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस ट्रायल में, इस स्टडी में ये बताया गया कि जो मीडियन टाइम था वो रिकरेंस का वो लगभग 14 महीने था। यानी जब आपने आज कोलोनोस्कोपी करी, आपको स्ट्रक्चर मिला और उसके बाद में आपने उसका इलियोसिकल रिसेक्शन कर दिया, अब लगभग 14 महीने बाद में ये देखा गया कि वो रिकरेंट हो सकता है। इसलिए एंडोस्कोपिक सर्विलेंस पोस्ट ऑपरेटिवली ज़रूरी होती है। आप चाहे उसको एनुअली कर दें कि हर साल आपको पोस्ट ऑपरेटिवली एंडोस्कोपी करा के देखना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, ये काफ़ी पार्ट अपना जनरल्स का, अपडेट्स का पूरा हो गया है। इसके बाद में लगभग अब बहुत ज़्यादा पार्ट तो नहीं बचा है, लेकिन है फिर भी 2-3 लेक्चर्स हैं, तो वो मैं जल्दी पोस्ट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।